एक बार ये करने पे याद नहीं होता था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनऑर्गेनिक मेरे को कुछ खास पसंद भी नहीं था। बहुतों को नहीं पसंद रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। एक बार में चीज़ें मेरे को खुद याद नहीं रहती थी, इसलिए मेरे को इसलिए बार मैंने पूछा। इसलिए मेरे को वही चैप्टर बार बार रिवाइज करने पड़ते थे। लेकिन मैं कंफर्टेबल था। एनिमल, जहाँ तक आपने डाइवर्सिटी की बात करी, मैं उसमें कंफर्टेबल था। लेकिन जब टेस्ट आते थे उस पर और मेरा पहले से रिवाइज नहीं था, तो मुझे उसको दोबारा रिपीट करना पड़ता था। और अगर कोई बच्चा नया नया आया है 11th में और ही इज एक्सपोज टू दिस वास्ट सिलेबस, ही शुडंट वरी, क्योंकि एंड में वो कवर हो ही जाता है। आपसे जितना हो रहा है आप 11th में उतना कर लीजिए। अगर आपके कुछ चैप्टर्स अच्छे से हो रहे हैं तो इट इज़ फाइन। 12th आपको पूरा करना है, 11th का बैकलॉग आप उसके बाद भी कवर कर सकते हो। यू विल गेट द टाइम। ओके, तो नीट वाज योर बेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है। मेरे मॉक्स में कभी भी 700 पार नहीं हुए हैं। अच्छा। मैं पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया मैंने नीट के एक दिन पहले। Hi everyone, welcome to Camel TV Toppers, an initiative by Unacademy. मेरा नाम है प्रणव एंड आई एम एन एजुकेटर ऑफ बायोलॉजी ऑन Unacademy। और जो सिलसिला यहाँ पर बरकरार है कि आपको सही गाइडेंस देने का, आपको बहुत सारी वेराइटीज़ जो है, बहुत सारे अप्रोचेज़ आपके सामने रखने का कि यू कैन चूज़ द राइट वे एंड बी क्लोजर टू योर गोल। ठीक है, तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ नीट यूजी 2023 ऑल इंडिया रैंक 3 कौस्तव हमारे साथ है एंड ही सिक्योर्ड 716 आउट ऑफ 720. सो मोस्ट वेलकम टू कैमल टीवी टॉपर्स यार। थैंक यू सर। सो बिफोर वी बिगिन विद एनीथिंग, हाउ इज दिस फीलिंग? मैं हमेशा यही पहला सवाल पूछता हूँ कि हाउ इज दिस फीलिंग? आसान शब्दों में कहना हो तो अच्छा लग रहा है। आसान, काफ़ी आसान शब्दों में तुमने इसको कह दिया। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो एक बार अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ, कहाँ से हो और स्कूलिंग वगैरह कहाँ से करी, और क्या ये फर्स्ट अटेम्प्ट था कि क्या था? हाँ, तो मैं दरअसल बंगाल से हूँ। आई एम बेस्ड आउट ऑफ आसानसोल। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी चेन्नई में ही रहा हूँ। स्कूलिंग भी मेरी वहीं से हुई है, केवी में। 11th-12th भी मैंने केवी से ही करी है। और हाँ, ये नीट यूजी में ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। ओके, ग्रेट। सो स्कूल के साथ कोचिंग भी कर रहे थे कि सिर्फ स्कूलिंग के साथ ही क्रैक किया? स्कूल के साथ कोचिंग भी कर रहा था मैं। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो हम चलते हैं, तुम्हारी जर्नी को समझते हैं और काफ़ी लोगों को इससे हेल्प भी मिलेगी। तो इतनी शानदार रैंक, ऑल इंडिया रैंक 3, पहले तो ये बताओ, अब एम्स दिल्ली में हो, हाँ, है ना? तो अभी हाउ इज़ दिस न्यू लाइफ स्टाइल, चेंज ऑफ लाइफ हुआ होगा काफ़ी मेजर, तो बहुत ज़्यादा। जैसे कुछ अगर एलाबोरेट करना चाहो। मतलब घर पे ऐसा होता था कि आपके पास एक कंट्रोल सिस्टम है, तो आपको रेगुलर होना ही पड़ेगा। और कॉलेज लाइफ में आके तो खैर थोड़ा सा वो हो जाता है, लीनियंसी हो जाती है शेड्यूल में। थोड़ा फ्रीडम आ जाती है हाँ, एक्चुअली अगर कहें तो। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट वाइज चलते हैं, सब्जेक्ट्स पे बात करते हैं। तो 11th-12th की जर्नी, ये जो 2 साल की जर्नी है, ये पूरा खेल कंसिस्टेंट एफर्ट्स का है। हाँ जी। बिना उसके तो कुछ हो नहीं सकता। तो तीनों में सब्जेक्ट फेवरेट कौन सा था सबसे ज़्यादा? फेवरेट सब्जेक्ट? हाँ। फेवरेट अगर कहूँ तो बायोलॉजी पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग में था। तो ओके। केमिस्ट्री में मेरे को फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी। हाँ। और फिजिक्स तो पूरी ही अच्छी लगती थी। ओवरऑल फिजिक्स ज़्यादा पसंद हाँ। थी। सब्जेक्ट पे चलने से पहले एक बात बताओ, जैसे तुमने कहा तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा पसंद हाँ। थी, फिजिक्स ज़्यादा पसंद थी, तो इंजीनियरिंग साइड क्यों नहीं चुनी? वहाँ तो पूरा लाइफ ही करना होता है। वाई मेडिकल एज ए प्रोफेशन, वाई नीट यूजी? क्योंकि मैंने 10th की एंड में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेडिकल एज अ प्रोफेशन मेरे को चुनना है। मेरी मम्मी ने मेरे को इसमें बहुत सपोर्ट किया था। एंड वी ऑल नो हाउ बिग अ प्रोफेशन इट इज़ एंड हाउ नोबल ऑफ अ प्रोफेशन मेडिकल इज़, एंड टू चूज़ इट एज अ करियर इज़ अ ह्यूज थिंग। तो इसलिए मैंने ये चुना। और जहाँ तक आपने इंजीनियरिंग की बात करी है, मैंने तो जे एडवांस का भी एग्ज़ाम दिया था। ओके, तो मतलब मेंस ऑलरेडी डन था, तो हाँ। पीसीएमबी कॉम्बिनेशन वाले हो? पीसीएमबी कॉम्बिनेशन ही था मेरा। ओके, सो ये भी एक बहुत डिफरेंट इंटरव्यू फिर रहने वाला है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। तो यार अब तो मैं पहले किसी सब्जेक्ट पे नहीं जाऊंगा, ये चॉइस के पहले का रीज़न बताओ। हम 10th से शुरू करते हैं कि आप 10th में आए और ऐसा क्या मन में आया कि मैथ्स भी ले लें, बायो भी ले लें? मेरे को दोनों पसंद थे, इसलिए मैंने दोनों ले लिए थे। दोनों ही पसंद थी। ठीक है, यहाँ काफ़ी लोग ना मैथ्स से परेशान होकर बायो लेते हैं।
सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, ठीक है। तो नहीं, मेरे मैथ लेने के पीछे ये लॉजिक था कि जो तुम्हारा मैथ से 11-12 का वो फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं तो अप्लाई होगा ही। राइट। जैसे कि आपका कैलकुलस हो गया, वो मैथ्स में आ ही जाएगा। हम्म। और मेरे को वैसे भी लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, और हम्म। मैथ्स में तो खैर वही करना होता है। ओके, तो ग्रेट कॉम्बिनेशन। तो हम इसको JEE/NEET का भी इंटरव्यू बना सकते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं फिर चॉइस के ऊपर। तो तुमने, क्योंकि एक नोबेल प्रोफेशन है, इसके लिए नीट यूजी को एज ए कैरियर लिया, हाँ। तो यार JEE मेंस भी क्रैक कियो, एडवांस भी क्रैक कियो, ठीक है। जो हमारी JEE की ऑडियंस गलती से नीट की वीडियो तक पहुंच गई है, हम किसी और दिन है ना मिलेंगे और नीट JEE पे भी बात करेंगे। आज हम फोकस करते हैं नीट यूजी के ऊपर। लेट्स बिगिन विद, क्योंकि तुम्हारे फेवरेट से ही स्टार्ट करूंगा मैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हें बहुत पसंद थी, तो फिजिक्स थोड़ा आसान रही होगी तुम्हारे लिए 2 साल के टाइम फ्रेम में। ऐसा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अच्छा। कुछ चैप्टर्स ऐसे भी थे जो मेरे को पूरे 2 साल के लिए काफ़ी मुश्किल लगे थे, जैसे कि रोटेशन हो गया। हाँ। मेरे को एंड तक प्रैक्टिस करनी पड़ी थी उसमें कंफर्टेबल होने के लिए। ओके, तो एक बार मुझे अप्रोच पे क्लैरिटी दो कि फिजिक्स को लेके क्या अप्रोच रखे हैं कि एक एस्पिरेंट परेशान ना घूमे। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझने तो एक्चुअली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आप प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे। और एनसीईआरटी एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए सही है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो, उसके बाद तो आपके मॉड्यूल्स है ही जो आपके कोचिंग प्रोवाइड करते हैं आपको। उसमें आप टॉपिक वाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, और डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को कर सकते हैं। मतलब इजी से शुरुआत करके डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ना। ठीक है। फिजिक्स में यार बुक्स कौन से रिकमेंड करोगे, क्योंकि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट था। और काफ़ी बार ना ऐसा यूजुअली नीट वालों के साथ होता क्या है कि बायो काफ़ी पसंद होती है, एक मान लो किसी को फिजिक्स बहुत पसंद है, तो वो 4-5 किताब और ले आएंगे। हाँ। और सब कुछ पढ़ने लगेंगे। इस चक्कर में टाइम मैनेजमेंट क्राइसिस होता है। तो फिजिक्स के लिए बुक लिस्ट क्या रही तुम्हारी? फिजिक्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा 4-5 किताबें खरीदने से अच्छा है एक किताब खरीद लो, उसको ढंग से कर लो। जैसे कि अगर आपको HC वर्मा लेना है, उसमें कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं और प्रॉब्लम्स भी उसकी काफ़ी बढ़िया है, तो आप वो ले सकते हैं। DC पांडे भी है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। और फिर जो आपके कोचिंग के मॉड्यूल्स में प्रॉब्लम्स आते हैं, PYQs आते हैं, वो तो आपको करने ही है। ओके, तो तुमने क्या क्या फॉलो किया था एज सच बुक में? मेरे पास DC पांडे की बुक्स थी फिजिक्स के लिए, और आकाश के मॉड्यूल्स थे जिससे मैं PYQs कर लेता था। ओके, तो ओवरऑल यही फॉलो कर रहे थे। हाउ इम्पोर्टेंट फिजिक्स में है NCERT को रीड करना और NCERT के इन टेक्स्ट को सॉल्व करना, NCERT की एक्सरसाइज को सॉल्व करना? नीट में न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, कि उसमें बस कैलकुलेशन नहीं होता, आपको पता होना चाहिए कि उसमें होता क्या है। तो NCERT रीडिंग प्रिपेयर्स यू फॉर दैट। एंड NCERT में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में चल क्या रहा है। और जैसे कि एंड में 12th के एंड में भी कुछ चैप्टर्स है जिसके लिए NCERT फिजिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका सेमीकंडक्टर हो गया। तो आई वुड से दैट NCERT रीडिंग इज़ अ मस्ट रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, सारे ही सब्जेक्ट में NCERT रीडिंग। एंड अबाउट दीज इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस? इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट तो खैर जो टॉपिक आपने पढ़ा है आप उस पर सवाल कर रहे हैं, वैसे ही होता है। और एक्सरसाइजेस में आई थिंक इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि उसमें ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव सवाल पूछ सकते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। और एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं चैप्टर पे, तो वो आप कर सकते हैं। गॉट इट। तो फिजिक्स में ओवरऑल स्टिकिंग टू NCERT एंड साथ में DC पांडे और मॉड्यूल्स का रिकमेंडेशन टू सॉल्व, ठीक है। फिजिक्स में यार एक और प्रॉब्लम रहती है काफ़ी बच्चों के साथ, हो सकता है तुम्हारे साथ। पहले मुझे ये बताओ, थी कि नहीं प्रॉब्लम कि सारा कुछ पढ़ लिया लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ऐसा लग रहा है कॉन्सेप्ट आ गया है फिर भी न्यूमेरिकल हिल नहीं रहे? कभी ये वाली प्रॉब्लम रही है? ये तो बहुत हुआ है। अच्छा, तो फिर इलाबोरेट कर सकते हो? हाँ जी, इनिशियल डेज में आपका चैप्टर हो गया है, आपने कुछ आसान से सवाल करे हैं, फिर आता है एक सवाल पे जहाँ पर आप अटक जाते हैं। हाँ। तो आपको एक तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आए इसका। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा, आप उसके पीछे का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। और अगर फिर भी आपसे बन नहीं रहे तो सोल्यूशन देख के एक बार प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथोडोलॉजी देख सकते हैं कि इसमें कैसे अप्लाई किया गया है कॉन्सेप्ट को। तो फिजिक्स में काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर मेथड लगाना होता है जिससे कि आपका आंसर जल्दी निकल आ जाए।
तो वो आप टाइम के साथ साथ सीखते जाते हैं, वो अपने आप आ जाता है। ओके, मतलब इसमें एक वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक शायद इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो फिजिक्स में कुछ चीज़ें तुमने बताई, हम इसको और धीरे धीरे अलग अलग एस्पेक्ट्स में एलैबोरेट करेंगे। जी। अब हम आते हैं बायोलॉजी के पास। बायोलॉजी एज सच सब्जेक्ट कैसा लगता था, क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा पसंद है और यहाँ थोड़ा याद करना तो है ही, और अब जिस प्रोफेशन में तुम जा रहे हो, MBBS भी कर रहे होगे, हाँ। याद भी काफ़ी कुछ रखना होता है। ठीक है, तो बायोलॉजी को कैसे टैकल किया, स्पेसिफिकली ये बताओ जो रट्टा मार वाला पार्ट है, बिकॉज तुम कुछ भी कर लो, डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल तो याद करने ही है। हाँ जी। है ना, इकोलॉजी में याद तो करना ही है तुमको, तो इसको टैकल कैसे किया? हमारे यहाँ ऐसा होता था कि हमारे टीचर्स खुद ही निमोनिक्स बना के हमें दे देते थे, तो उससे याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता था। बाकी आप खुद भी निमोनिक्स बना सकते हैं अगर कुछ चीज़ें मैंडेटरीली रटनी हो, वो उसमें समझने लायक कुछ ना हो तो। जैसे कुछ शेयर करना चाहोगे कोई निमोनिक अगर याद हो तो? द नंबर ऑफ कार्पल्स इन ईच फैमिली, वो जो फ्लावरिंग प्लांट्स में आता है, जो हमारे पास 4 फैमिलीज थी, ब्रासिकेसी, फैबेसी। अब तो हट गई यार। अब एक नई फैमिलीज 4 अलग से ऐड हो गई हैं एक को रख के, तो थोड़ा सिलेबस में इस साल बदलाव हुआ है। ठीक है। वो बदलाव मैंने नहीं देखा है, मेरे को 23 तक का सिलेबस पता है। चलो कोई नहीं कोई नहीं। तो मतलब एक नेमोनिक्स बनाना एक रिकमेंडेड हाँ चीज़ है। जी। तुम खैर एक बता रहे थे नेमोनिक, वो बताओ। हाँ, जैसे कि अगर आपको एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला पता हो 2 1 2 3, तो इन ऑर्डर ब्रासिकेसी, फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी में अच्छा इतने ही कार्पल्स होते हैं, 2 1 2 3। कोरिलेट करके, कोरिलेट ठीक करके है। भी ऐसे कर सकते हैं। एक और न्यूज़ तुम्हें देता हूँ, डाइजेशन भी अब डिलीट हो गया सिलेबस से। तो खैर वो एक अलग एस्पेक्ट है, वो इस साल के नीट एस्पिरेंट्स कुछ एक नए सिलेबस के साथ पेपर देने जा रहे हैं। तो खैर बायोलॉजी पे एक बार डिटेल पे, तो रट्टा मार पार्ट के लिए निमोनिक्स है ना। अब बायोलॉजी पार्ट को, थियोरी को तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो कि प्रैक्टिस करना बायो में बहुत ज़रूरी है? जैसे दोनों ही अप्रोच अलग अलग बच्चों के रहते हैं। तुम्हारा क्या मानना है कि बार बार NCERT पढ़ें कि खूब सारी वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करें? दोनों ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बायो के लिए NCERT लाइन बाय लाइन थरो होना चाहिए आपको, और प्रॉब्लम सॉल्विंग इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप देख सकते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर वो असर्शन रीजन प्रॉब्लम्स है तो आपको उनको टैकल करना आना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम में कुछ आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, लेकिन आप एलिमिनेशन से गलत ऑप्शंस को हटा सकते हैं और उससे सही आंसर निकाल सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो ऐसे आपको स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू ही आएंगी वो। तो मतलब दोनों ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, कुछ एक को ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे हम लोग। नहीं। ठीक है। NCERT रीडिंग का कोई हैक है? क्योंकि जब बच्चे किताब पढ़ते हैं ना यार, पूरी किताब तो इम्पोर्टेंट मान के चलते हैं सब लोग, पूरी किताब रंग देते हैं, बाद में रिवाइज करने गए, फिर पूरा किताब रिवाइज किए। तो इसको एफिशिएंट कैसे बनाया जाए? हाउ टू बी वेरी एफिशिएंट विद NCERT रीडिंग? NCERT मैं कहूँगा, जहाँ तक बायो की बात है, बार बार पढ़ो, क्योंकि मेरे को 11th के बहुत सारे मतलब कुछ ऐसे चैप्टर थे जो मेरे को बार बार पढ़ने पे भी याद नहीं हो रहे थे। वो जैसे कि अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ चैप्टर से कुछ पार्ट्स थे, जैसे कि अपना सेंसरी ऑर्गन्स वाला पार्ट था, और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स तो मेरे को एंड तक खटकती रही। वो सबको बहुत परेशान करता है यूजुअली। तो वो मेरे को बार बार करना पड़ा याद रखने के लिए, और उस पर जैसे ही मेरा पढ़ना खत्म हुआ मैंने उस पर सवाल करे ताकि मेरे को याद रह जाए अगली बार के लिए। राइट, तो तुरंत सॉल्व कर लेना क्वेश्चंस, ये एक दिमाग में रखने में हेल्प किया तुम्हें। ठीक है। हाउ इम्पोर्टेंट इज नोट मेकिंग, बीट एनी सब्जेक्ट, टेकिंग डाउन नोट्स? नोट मेकिंग इज एक्चुअली क्वाइट हेल्पफुल, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो इनऑर्गेनिक, हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस तो बहुत बड़ा था। इस साल तो मैंने सुना है कि काफ़ी सारे चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, तो उसके लिए हमें बनाने पड़े थे, लाइक ब्लॉक्स थे, P ब्लॉक अपना, जिसमें बहुत सारे रिएक्शन थे। तो हर एक कंपाउंड के हर एक केमिकल प्रॉपर्टी के लिए मैं पर्सनली मैप बनाता था, ताकि मेरे को मैप मतलब जैसे कि अगर इसके साथ रिएक्ट कर दिया तो कैसा प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा, वैसा मतलब एक जगह पे सारे रिएक्शंस टाइप लिख लिए वैसा। ओके, ताकि मेरे को याद रह जाए। और ये मैं बार बार करता था, क्योंकि मेरे को एक बार ये करने पे याद नहीं होता था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनऑर्गेनिक मेरे को कुछ खास पसंद भी नहीं था। बहुतों को नहीं पसंद रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। क्योंकि बाकी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल में तो कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे थे जो अप्लाई होते हैं, तो इसलिए तो याद करने वाले पार्ट से तुम्हारी थोड़ी दूरी हमेशा रही है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। When it comes to physics and chemistry, कंपैरेटिवली मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब नोट लिखना जरूरी है, जो चीजें भूल रहे हैं वो चीजें याद रहेंगी। राइट। और
अगर बायो में भी अगर कोई मैकेनिज्म हो तो उसका एक सिंपल सा चार्ट बना सकते हैं, जैसे कि अपने एक्सक्रीशन में काउंटर करंट वाला मैकेनिज्म हाँ। है, या फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने वाला जो नर्व्स में होता है। तो इनके चार्ट्स बना के रख सकते हैं, ठीक है। यार एक और चीज़, एक लाइफ हैक तुमसे आज मैं पूछ रहा हूँ, बच्चे हमसे कमेंट्स में बहुत पूछते हैं जी। कि यार याद नहीं हो रहा किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, याद कैसे करें। बच्चा ना एक्चुअली 11th में आता है, नया नया एक्चुअली चैप्टर शुरू होते हैं डाइवर्सिटी से, आते ही बेचारे को प्लांट किंगडम पढ़ना पड़ता है, एनिमल किंगडम, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल, तो ये सब कुछ पढ़ते पढ़ते इतना याद करने का पार्ट है। और यार याद करना, मेरा पर्सनल मानना है, ये एक बार में होने वाला प्रोसेस नहीं है, मल्टीपल काफ़ी समय लगता है। वैसा कुछ है जुगाड़ तुम्हारे पास कि एक बार में चीज़ें याद रह जाएं? एक बार में चीज़ें मेरे को खुद याद नहीं रहती थी, तो इसलिए मेरे को इसलिए बार मैंने बार पूछा। इसलिए मेरे को वही चैप्टर बार बार रिवाइज करने पड़ते थे। लेकिन मैं कंफर्टेबल था, एनिमल जहाँ तक आपने डाइवर्सिटी की बात करी, मैं उसमें कंफर्टेबल था। लेकिन जब टेस्ट आते थे उस पे और मेरा पहले से रिवाइज नहीं था, तो मुझे उसको दोबारा रिपीट करना पड़ता था, ताकि मेरे मतलब बन मल्टीपल जाए। टाइम से एक सॉल्यूशन है। तो अगर कोई हैक की तलाश में घूम रहा है कि एक दिन में कैसे सब कुछ याद कर लें, तो यार ये किसी के पास इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है, जी। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट। और अगर कोई बच्चा नया नया आया है 11th में और ही इज एक्सपोज टू दिस वास्ट सिलेबस, ही शुडंट वरी, क्योंकि एंड में वो कवर हो ही जाता है। आपसे जितना हो रहा है आप 11th में उतना कर लीजिए। अगर आपके कुछ चैप्टर्स अच्छे से हो रहे हैं तो इट इज़ फाइन। 12th आपको पूरा करना है, 11th का बैकलॉग आप उसके बाद भी कवर कर सकते हो, यू विल गेट द टाइम। ओके, अच्छा, तो हमने चलो इन सब्जेक्ट्स पे तो बात हमने करी, बायोलॉजी पे भी हमने कुछ बातें करी। अब आते हैं एक और एस्पेक्ट के ऊपर। नीट प्रिपरेशन जर्नी में मॉक टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और मॉक टेस्ट का स्कोर में अप्स भी होता है, और क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, है ना, हाँ जी। तो डाउन्स भी होते हैं। तो यार ये डाउन फेज को डील करना और अप फेज को डील करने पे तुम्हारा क्या हमेशा अप्रोच रहता था? पहले तो ये बताओ, हाईएस्ट मॉक्स में कितना रहा है? 697। ओके, तो नीट वाज योर बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। मेरे मॉक्स में कभी भी 700 पार नहीं हुए हैं। अच्छा, तो अगर ऐसा कोई भी बच्चा कर रहा है तो इट्स नॉट लाइक कि मॉक का ही नंबर नीट का नंबर हो सकता है। बिल्कुल, ठीक है। और लोवेस्ट कहाँ तक जाता था? लोएस्ट मॉक्स में मेरे आई थिंक 650 के अराउंड, उसी के अराउंड, मतलब 655 656। ठीक है, तो अब इस पे कुछ लोग लेकिन कहेंगे कि ये तो हमारा हाईएस्ट होता है 650 के आसपास का स्कोर, बट चलो ठीक है। नहीं, ये तो फुल सिलेबस टेस्ट की बात है। जब 11th में पार्ट सिलेबस टेस्ट होते थे, जैसे कि आकाश में IITS होते थे, उसमें मेरे को याद है मेरे एक बार 544 आए थे 720 में से। ओके, तो हाँ, इसी फेज की मैं बात करता हूँ। ऐसा जब होता है ना किसी एक एस्पिरेंट के साथ, तो उसे लगता है यार कि क्या पढ़ रहे हैं हम, समझ में नहीं आ रहा, आउटपुट तो निकल नहीं रहा, नंबर तो 550 भी पार नहीं हो रहे, ठीक है। ऐसा जैसा एक लगा होगा कभी तुम्हें भी। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, द डाउन फेज? आपको यही याद रखना है कि देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। आपके एक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, आप अगले वाले में अच्छा कर सकते हैं। और उसके बाद आपको, जैसे कि मान लीजिए किसी के 570 या उसके अराउंड आ रहे हैं, तो उसको कंसिस्टेंट रखना इज मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू उसको इंक्रीज करने की कोशिश करना है, क्योंकि आपको ये इंश्योर करना है कि आपके स्कोर वहाँ से डिप नहीं हो रहे हैं। आपको अगर मान लीजिए किसी के, जैसे मैंने बताया कि 550 570 वैसे कुछ आ रहे हैं, तो उसको कंसिस्टेंट रखना है। क्योंकि जैसे मेरे भी कभी 700 पार नहीं हुए मॉक टेस्ट में, लेकिन नीट में 716 मिल गए थे। वो इसीलिए था क्योंकि मेरे कंसिस्टेंटली 670 680 ऐसे आ रहे थे मॉक टेस्ट में, और हाईएस्ट 690, जैसे मैंने बताया 697 तक पहुंच गया था। तो उसको बरकरार रखना इज मोर इम्पोर्टेंट। तो कंसिस्टेंटली मेंटेन करें, ग्राफ को गिरने ना दें। हाँ, ठीक है। इसको मेंटेन करने के लिए यार बहुत अंदर से मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशन की तलाश में तुमने भी कभी ऐसा खोजा था कि वन शॉट मोटिवेशनल वीडियो फॉर नीट, कि आई की रात में सब कुछ पढ़ डाले? मैंने मोटिवेशन वीडियोस की कभी तलाश ही नहीं करी। आई ऑलवेज लुक्ड अप टू माय फैकल्टी एट द कोचिंग सेंटर, एंड मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे इसमें काफ़ी सपोर्ट किया है। उन्होंने कभी मेरा हौसला टूटने नहीं दिया है, इसके बावजूद कि मेरे मॉक टेस्ट में कभी 700 से ऊपर नहीं आया है। नहीं, ठीक है, फिर भी काफ़ी अच्छा कर रहे थे तुम कंसिस्टेंटली। हाँ, मुझे वो उन्हीं की वजह से हो रहा था। हाँ, अगर मेरे मॉक टेस्ट में 690 आ भी रहे थे तो मेरे पेरेंट्स मेरे को शाबाशी दे रहे थे कि अच्छा स्कोर है, नीट में और अच्छा करोगे।
नहीं, और ये बहुत मैटर करता है एक्चुअली। तो कभी तुम्हारे पास ये वाला प्रेशर रहा नहीं मेरे हिसाब से कि पेरेंट्स की तरफ से अलग से प्रेशर हो या टीचर्स का अलग से प्रेशर हो, है ना? और टेस्ट में काफ़ी बार कम नंबर आ भी सकते हैं, क्योंकि अगर सिलेबस बहुत जल्दी जल्दी रश करा के पढ़ा रहे हैं तो उसमें अगर आपको पढ़ने का टाइम ना मिले तो उसमें भी कम नंबर आ सकते हैं। जैसे कि मेरे फोर्टनाइटली टेस्ट में काफ़ी बार ऐसा हुआ है। ओके, तो सिलेबस रश की वजह से काफ़ी स्कोर गिरा हो, लेकिन बाद में टाइम मिल जाता है उनको कवर अप करने का। अच्छा, एक और बात, हाउ इम्पोर्टेंट इज गिविंग अ मॉक टेस्ट इन दैट रेफरेंस पूछ रहा हूँ मैं कि मान लो किसी बच्चे का 10 चैप्टर आ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला करके और उसमें से उसके 8 ही तैयार हैं। ऐसे में काफ़ी सारे एस्पिरेंट जिसको सुन रहे होंगे उनमें से भी काफ़ी सारे बच्चे मॉक टेस्ट छोड़ देते होंगे, है ना? ऐसा भी करते हैं। तो तुम्हारा क्या मानना है कि ऐसे बच्चे को पेपर देना चाहिए? तुमने कभी ऐसा हुआ था कि एक चैप्टर रह गया तो यार टेस्ट ही छोड़ देते हैं, कभी ऐसा किया? मैंने कभी कोई टेस्ट नहीं छोड़ा है ऑनेस्टली बताऊं तो। मेरे काफ़ी कुछ दोस्त थे जिनके सारे चैप्टर हुए नहीं है, लेकिन उनको भी बताना पड़ता है कि यार मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उससे एक झलक दिख जाती है कि आपको क्या आता है और आपको क्या नहीं आता है। वो आपको बेसिकली एक सेल्फ रियलाइजेशन देता है कि आपको किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उससे आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चल जाते हैं। राइट, ठीक है। और एक और छोटी सी बात इसमें हम ऐड करेंगे, गिविंग अ मॉक टेस्ट एक पार्ट है प्रिपरेशन का, बट इट इज़ नॉट द अल्टीमेट थिंग। हाँ जी। मॉक टेस्ट के बाद उसकी एनालिसिस मेरे हिसाब से सबसे क्रिटिकल पार्ट है। हाँ जी। तो एनालिसिस को लेकर के तुम्हारे क्या टिप्स कि बहुत एफिशिएंटली कैसे एनालाइज करें पेपर को? क्योंकि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चे यहाँ पर पूछते भी हैं कि हम एक ही मिस्टेक दोहरा रहे हैं। ये मिस्टेक 3 टेस्ट पहले भी हुई थी, फिर ये गलत कर दिया, फिर आते हैं लेकर के मेरे पास काफ़ी बच्चे, सर ये मिस्टेक मैं बार बार कर रही हूँ या बार बार मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ, पिछले में भी किया था, ये पता नहीं दिमाग में आ ही नहीं रहा, ऐसे भी काफ़ी लोग कहने लगते हैं। तो हाउ टू अवॉइड सच रिपीटिशन ऑफ मिस्टेक्स, उसका सीक्रेट कहीं एनालिसिस में छुपा है, तो उस पर थोड़ा एलाबोरेट करना। हाँ जी, जैसे कि आइडियली एक ही गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप एरर एनालिसिस करते हैं अपने टेस्ट का, आपको यू शुड नोट डाउन योर मिस्टेक्स ताकि वो अगले टेस्ट में दोबारा ना हो। और जहाँ तक फिजिक्स केमिस्ट्री की बात आती है, अगर आप किसी सवाल में गलती कर रहे हैं तो उसके अंडरलाइन कॉन्सेप्ट में आपका कुछ रह गया होगा, कोई बैकलॉग रह गया होगा, तो उस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। और बायो में तो खैर आपको पता ही चल जाएगा कि अगली बार ये क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या आंसर देना है। तो इसके लिए कुछ अलग से एरर नोटबुक वगैरह भी मेंटेन करते थे कि पेपर में ही मार्क कर लेते थे कि ये इम्पोर्टेंट सवाल है? वो हमें मॉक टेस्ट के दौरान तो टीचर्स खुद ही मतलब सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते थे, तो हम वैसे ही नोट कर लेते। अच्छा, ऐसा नोट कर लेते थे और बाद में उसी को रिवाइज करते गए, राइट? ठीक है, तो ये हमने एरर पे बात करी, मॉक टेस्ट पे बात करी। हम चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। जी, ऐसा सब्जेक्ट कैसा लगता है तुमको? केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट मेरे को काफ़ी पसंद था, क्योंकि मेरे स्कूल में भी हाईएस्ट आई थिंक केमिस्ट्री में ही आते थे। और जैसे कि नीट के अलावा भी मैंने जेई दिया था, तो उसमें भी मेरे हाईएस्ट। जेई में वैसे स्कोर हाईएस्ट पे तो मैंने पूछा नहीं, मेंस और एडवांस में कैसा रहा ओवरऑल? मतलब मेंस में मेरी बेस्ट परसेंटाइल थी 99.8। ओके। और एडवांस में मेरी 1234 रैंक आई थी। बढ़िया यार, तुम आईटी भी तुम्हें मिल रहा होगा फिर तो। हाँ, ठीक है। तो उसमें एडवांस में भी मेरे हाईएस्ट केमिस्ट्री में ही आए थे। ओके ओके ओके, तो यार ये तो मैं पक्का बोल रहा हूँ जेई वालों से, ठीक है? हम बात करवाएंगे बिल्कुल से, बिकॉज दिस इज इंडीड अ ग्रेट रैंक व्हेन इट कम्स टू एडवांस, ठीक है? तो कभी ऐसा मन नहीं हुआ कि यार हो ही आते हैं एडवांस की तरफ या आईटी ले लेते हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं कि शुरू से मन ही बना हुआ था? नहीं, काफ़ी बार ये डाउट मेरे मन में आया भी था प्रिपरेशन के दौरान, इसीलिए मैंने पूछा। हाँ, लेकिन एंड में एक ना एक राह तो चुननी ही थी, तो चुन लिया। तो यार ना, मैं अभी अपने सवाल को 1 मिनट पॉज कर रहा हूँ, बिकॉज ये तुमने एक पॉइंट पर रखा जी। यहाँ पर बच्चे 3 सब्जेक्ट हैंडल करने में परेशान है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यही हो जाए बड़ी बात। तुमने मैथ्स भी साथ में हैंडल किया है और एग्जाम भी अच्छा किया है, तो ये जो हैंडलिंग है 4 सब्जेक्ट्स का, व्हाट वाज योर ऐसा फंडा, ठीक है? व्हाट वाज योर मंत्र कि हम इन 4 सब्जेक्ट को एकदम प्रॉपर एफिशिएंटली यूटिलाइज करें कि सब में अच्छा रिजल्ट बन पाए? जहाँ तक मैथ्स इंक्लूडेड होने की बात है, मेरे को मैथ्स हमेशा से ज़रूरी लगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो खैर वही अप्लाई करना होता है। फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपके कैलकुलस की प्रिंसिपल्स अप्लाई होती है उसमें, तो
और मैथ्स मेरे को बहुत पहले से काफ़ी पसंद है, मतलब 9-10 से ही। तो मैं मैथ्स को कभी छोड़ नहीं पाया। और जहाँ तक चारों सब्जेक्ट को हैंडल करने की बात आती है, अगर 3 कर सकते हैं तो मैथ्स को, तो अगर तीनों को हैंडल कर सकते हो तो मैथ्स क्यों नहीं? मुझे तो ये समझ आ रहा है तुम्हारी बात से कि तुम्हें बस सब्जेक्ट बहुत पसंद था। हाँ। तुम्हें कभी अलग से स्ट्रेस नहीं हुआ उसका कि यार मैथ्स भी पढ़ना है? मेरे हिसाब से यही एक रीज़न है। वैसे जेईई के प्रिपरेशन के अंतिम दिनों में ऐसा भी हुआ था कि मैथ्स के कुछ चैप्टर्स मेरे को करने थे और टाइम काफ़ी कम बचा था, तो मैंने उसके लिए अलग से टाइम निकाला था रात में पढ़ के। ओके। क्योंकि मैथ्स में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग की ज़रूरत थी। सब्जेक्ट भी तुम्हें पसंद था, ठीक है। हाँ। तो इंटरव्यू बीच में थोड़ा सा भटक गया था, नीट की तरफ हम वापस लौट के आते हैं, केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री पे इन जनरल तीनों सब्जेक्ट्स को लेके बताओ क्या अप्रोच रहा तुम्हारा, और बहुत प्रिसाइज रहना इस चीज़ के ऊपर। अबाउट 2-3 चीज़ें ज़रूरी जो बच्चे खोजते हैं, किताबें कौन सी फॉलो करें, कैसे पढ़ें और कैसे याद करें, ठीक है। इन तीनों चीज़ों पर एक बार बताओ। केमिस्ट्री में मैंने कभी कोई अलग सी किताब नहीं ली है फॉलो करने के लिए। एनसीईआरटी पढ़िए, और अगर कुछ एक्स्ट्रा करना हो, जैसे कि आकाश के मॉड्यूल्स में एक्स्ट्रा कुछ रिएक्शन दिए होते थे जो कि काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ भी जाते हैं, और कुछ अलग मैकेनिज्म अगर हो किसी रिएक्शन का तो वो भी पढ़ लेता था मैं ऑर्गेनिक में। और अगर कुछ ऐसे सवाल हो जो मेरे बन नहीं रहे ऑर्गेनिक में, क्योंकि मेरे को पहले से मैकेनिज्म नहीं पता था, मैं जेईई के पीवाईक्यूज देख लेता था, क्योंकि वो काफ़ी बार मेरे आकाश के टेस्ट में आ भी जाते थे। ओके। तो ये ऐसे ही मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हैंडल किया। और बाकी दोनों तो खैर फिजिकल केमिस्ट्री में वही पीवाईक्यूज और प्रॉब्लम सॉल्विंग ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री की एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना, और फिर लाइन से प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें अल्टीमेट चीज़ रहती है। डू हैव अ सिप, है ना। हम कैमोमाइल टी वी टॉपर्स पे हैं, और पानी नहीं, कैमोमाइल टी का पानी भी तुम पी सकते हो, ठीक है, लेकिन हाँ, डू हैव अ सिप लेटर बीच में, ये भी परंपरा रही है एक यहाँ पर, ठीक है। खैर, केमिस्ट्री पे तुमने कुछ चीज़ों को पता है, हम धीरे धीरे और इलाबोरेट करेंगे जैसे हम इंटरव्यू में आगे चलते हैं। प्रिपरेशन जर्नी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। इंपॉर्टेंट क्या है, गड़बड़ चीज़ आती है, बैकलॉग क्रिएशन। कि हम पढ़ रहे, मान लो अचानक से किसी भी वजह से 2-4 दिन का पढ़ाई पे ब्रेक लग गया। अब बच्चा इस स्ट्रेस में आ जाता है कि बैकलॉग पहले कवर करे, ये करंट वाला पढ़े, ये क्राइसिस में फंसता है, और इस चक्कर में उसकी प्रिपरेशन हैम्पर हो जाती है। कभी ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, बैकलॉग वाली प्रॉब्लम? प्रिपरेशन हैम्पर होने नहीं दिया है मैंने, क्योंकि मेरे को पता था कि एंड में टाइम मिल जाता है बैकलॉग कवर करने का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपको रियलाइज हो रहा है कि आपके कुछ चैप्टर अच्छे से नहीं हुए हैं, वो बैकलॉग बना हुआ है आपका। ये सबसे पहले रियलाइज करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि सब बढ़िया है, हमें रिवाइज करने की क्या ज़रूरत है, इसको पहले से आता है। तो ऐसा ये रियलाइज़ होना सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद आपके 12th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन में कोई हैम्परमेंट नहीं आनी चाहिए आइडियली, क्योंकि एंड में आपको टाइम मिल जाएगा, क्योंकि 11th में आपने कुछ तो पढ़ा होगा, राइट। तो उसमें जो भी चैप्टर आपको पहले से आते हैं उनको पहले अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बनाना, वो पहली बात है। दूसरी बात, जो चैप्टर्स आपके कवर अच्छे से नहीं हुए हैं उनको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनसीईआरटी बूस्टर प्रोग्राम करके था, उसमें 11th और 12th के चैप्टर्स एक साथ रिवाइज हो जाते थे, क्योंकि हमारा पार्ट सिलेबस टेस्ट थे। ओके। तो हमें कभी 11th और 12th को अलग से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गॉट इट। तो बैकलॉग तुमने बनने नहीं दिया, ऐसा हुआ तो भी तो मैनेज कर लिया उस चीज़ को। हाँ जी, ठीक है। प्रिपरेशन टाइम फ्रेम में एक और बहुत ही बड़ा एक है ना, लोग काम शुरू करते हैं जिसे कहते हैं टाइम टेबल बनाना। तो कभी तुमने टाइम टेबल ऐसा क्रिएट किया है, और उससे बड़ा सवाल क्या, कभी फॉलो हो पाया टाइम टेबल कोई स्पेसिफिक? सच बताऊं तो मैंने कभी टाइम टेबल बनाया ही नहीं है। कभी नहीं बनाया? क्योंकि मेरे को पता था कि मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, ओके। तो इस पे थोड़ा इलाबोरेट करो। नहीं, काफ़ी लोग यार इस प्रिपरेशन का स्टेप 1 मानते हैं कि तुम्हारा एक टाइम टेबल होना चाहिए, कि तुम सुबह कब उठ रहे हो, फिर कितना घंटा क्या पढ़ रहे हो। तो कैसे मैनेज करते थे अपने पूरे दिन को? नहीं, मतलब कोचिंग में जो भी पढ़ाते थे वो मैं घर आके एक बार तो पढ़ ही लेता था, और रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस तो मैं कर ही लेता था। और अगर कोई चैप्टर छूट गया है मेरा, या कोई कॉन्सेप्ट मेरे किसी कॉन्सेप्ट में लैकिंग है, तो मैं वो एक बार रिवाइज कर लेता था, उस पर सवाल कर लेता था। ओके। बाकी तो
जब मन करे PYQs कर डालो और क्या। अच्छा, जब मन करे। नहीं तो काफ़ी लोग ऐसे पढ़ने में बैठते हैं ना कि आज हम क्या पढ़ेंगे पता नहीं है, सारी किताबें खोल के रख लें, फिर कंफ्यूज हो गए, फिर बोलते हैं आज ब्रेक ही ले लेते हैं। तो इसमें यही करना अच्छा है कि आप एक दिन के लिए एक सब्जेक्ट ही चुन लो, उसको अच्छे से कर डालो, उसमें जितना हो सके उतना करो। डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ, डोंट अंडरवर्क योरसेल्फ। आपसे जितना बन रहा है उतना करो, क्योंकि आपको अपने गोल्स रियलिस्टिक रखने हैं। तो फॉर ईच डे यू कैन सेट स्मॉल गोल्स कि आज मेरे को ये कॉन्सेप्ट पूरा करना है, आज मेरे को इतने क्वेश्चन करने हैं, और उसको लिमिट में रख के आप कर सकते हैं। सो इट्स मोर ऑफ लाइक टॉपिक बेस्ड टारगेट्स। हाँ जी, कि हमें ये टॉपिक्स इस टाइम फ्रेम में बेसिकली चीज़ों को एक लिमिट में रखना एक दिन के लिए। ठीक है। एंड क्योंकि तुमने कहा कि डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ और डोंट अंडरवर्क योरसेल्फ, हाउ इम्पॉर्टेंट आर ब्रेक्स ड्यूरिंग अ प्रिपरेशन? क्योंकि काफ़ी बार हम ओवरवर्कड होने की वजह से हम सोने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से मेमोरी इफेक्ट होती है, तो साइंटिफिक बात है। तो इस चक्कर में हाउ इम्पॉर्टेंट आर ब्रेक्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन? कि यार 2-3 घंटे का ब्रेक ऐसा फ्री टाइम में अपनी है ना हॉबी को परस्यू कर लेना। कुछ लोग होते हैं ना कि कमरा लॉक किया, आप 2 साल कुछ नहीं करेंगे। तो तुम कैसे एस्पिरेंट रहे इस पूरे टाइम फ्रेम में? सच बताऊं तो मैं जब भी टाइम मिलता था शाम में 2-3 घंटे खेलने चला जाता था बाहर। क्या खेलते थे? कोई स्पोर्ट, जैसे कि फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन या फिर क्रिकेट। अच्छा। हाँ जी, तो उससे माइंड थोड़ा सा फ्री हो जाता था, जो कि सबसे बड़ी बात है। तो आपको उस मोनोटनी को तोड़ने के लिए ब्रेक्स की बहुत ज़रूरत होती है। बिना ब्रेक्स के, मतलब ब्रेक्स आर इम्पॉर्टेंट। क्या ब्रेक्स की वजह से ऐसा, अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि एक बार ब्रेक ले लिया फिर गिल्ट फीलिंग आ जाती है कि यार आज तो हमने 2 घंटे खेल लिया, अब हमारा प्रिपरेशन ही नहीं हो पाएगा। ऐसा कभी हुआ है? नहीं, एज सच मेरे साथ तो पर्सनली ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे को पता था कि एंड में ये कवर कर लूँगा मैं, अगर आज नहीं तो कल कर ही लूँगा। तो खुद पे भरोसा रख के तुम चल रहे थे पूरे प्रिपरेशन फ्रेम में। ठीक है, तो पूरी तैयारी कंप्लीट हुई मानो। अब हमारे पेपर से 3 महीने पहले, और पेपर से 3 महीने पहले अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा गोल ये है कि हमें इस पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है, और ये काफ़ी बड़ा टारगेट होता है। इसको हो पाने में पसीने छूट जाते हैं काफ़ियों के। तो हाउ टू इंश्योर कि हम पूरे सिलेबस को बहुत एफिशिएंटली रिवाइज करें और जो हमने पढ़ा है उस पर हम परफॉर्म करें? ये तुमने क्या अप्रोच रखा अपने पेपर के लास्ट 2-3 महीने में? लास्ट 2-3 महीने में मेरे को इतना तो पता था कि कौन से चैप्टर मेरे को अच्छे से आते हैं, कि इसमें से अगर सवाल आ जाए तो मैं तो पक्का सही हो जाएगा। और उन चैप्टर्स को चुना मैंने जो कि मेरे को रिवाइज करना है दोबारा, अगर अच्छे से ना हुए हो या फिर मैं कुछ भूल गया हूँ इस चैप्टर में, तो वो करे मैंने। और एंड में तो मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है बहुत, क्योंकि आपको एक ओरिएंटेशन मिल जाता है कि आपके पास 3 घंटे 20 मिनट है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, ऑर्डर में कैसे जाना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, रिवीजन को लेके कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह भी रिकमेंड करते थे कि अब तुम कैसे रिवाइज करते थे? स्पेसिफिक अब कोई नोट्स वोट्स है कुछ ऐसा? लोग खोजते रहते हैं ना, बच्चे ऐसे सवाल हमसे बहुत पूछते हैं कि कैसे रिवाइज करें, तो कैसे तुम स्पेसिफिक कोई नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी है कि एरर लॉग बुक है, क्या चीज़ कर रहे थे? फिजिक्स और केमिस्ट्री की रिवीजन के लिए मतलब नोट्स नहीं, कॉन्सेप्ट अगर रिवाइज करना हो तब नोट्स रेफर करता था मैं, लेकिन मोस्टली मेरे PYQ से ही रिवीजन हो जाते थे इन दोनों सब्जेक्ट्स में। और बायो के लिए मैं पूरा चैप्टर नहीं, उसमें से कुछ पार्ट्स रिवाइज कर लेता था जो कि मुझे लगता है कि मैं भूल गया हूँ और इसमें सवाल गलत हो सकते हैं। गॉट इट। तो तुमने बहुत पिन पॉइंटेड अप्रोच रखा। ठीक है, मॉक टेस्ट की बात कर रहे थे तुम कि मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, हमने इस पर बात भी करी ऑलरेडी। क्या कोई ऐसा मैजिकल ऑर्डर है पेपर अटेम्प्ट करने का कि ऐसे ही पहले फिजिक्स करे फिर बायो करे फिर केमिस्ट्री करे तो पूरे नंबर आ सकते हैं? ऐसा कुछ अप्रोच तुम्हारी तरफ से? हाउ टू अटेम्प्ट द नीट UG पेपर? मैंने तो मॉक टेस्ट में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अप्लाई की कि पहले क्वेश्चन पेपर में मार्क करो सारे आंसर, उसके बाद OMR पे देखो, ताकि आपके अगर यहाँ पे एरर हो रहा है तो आप OMR में गलती से मार्क ना कर दे, आपके पास करेक्ट करने के लिए वो टाइम मिल जाए। ओके। तो और सब्जेक्ट की ऑर्डर की अगर बात आए तो मैं तो हर टेस्ट में बायोलॉजी को ही पहले अटेम्प्ट करता था ताकि मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एडिक्वेट टाइम मिल जाए। ओके। और केमिस्ट्री फिजिक्स के बीच में ऑल्टरनेट करता था मॉक टेस्ट में कि पहले केमिस्ट्री करना है कि फिजिक्स। तो एंड तक पता चल गया था कि अगर कि मेरे को फिजिक्स में ज़्यादा टाइम लग रही है एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री, तो मैंने पहले केमिस्ट्री करा फिर फिजिक्स के लिए तुमने छोड़ दिया। तो ये चीज़ तुमने डे 1 से प्लान कर रखी थी क्या?
कि ऐसे ही करना है, कि ये मॉक करते करते आया पॉइंट? हमारे शुरुआत से ही मतलब रेगुलर टेस्ट होते रहते थे, तो उसमें तो सब्जेक्ट ऑर्डर कॉमन था। तो उस वहाँ से लेके अब तक जितने भी टेस्ट हुए हैं उनको एनालाइज करके मैंने ये देखा कि कौन सा सब्जेक्ट ऑर्डर बेस्ट है। ओके, तो ये चीज़ सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, और ये आप जितने भी टॉपर से, जितने भी यहाँ एस्पिरेंट्स से सुनोगे, सब एक बात हमेशा कहेंगे कि ये चीज़ हम मॉक देते देते सीखते हैं कि हमारे लिए सबसे सही ऑर्डर क्या है। और इस चीज़ का खास ख्याल सब लोग रखना, ठीक है, कि अपना ऑर्डर खुद चुनो कि कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को, है ना। ब्लाइंडली काफ़ी बार ना, जैसे काफ़ी बच्चे ना कोई एक इंटरव्यू सुनेंगे, उन्होंने बोला कि यार ये वाली किताब कर लेनी चाहिए, अपना सारा किताब फेंक देंगे बच्चे और वो किताब उठा के ले आएंगे। तो यू शुड डेवलप योर ओन अप्रोच, राइट। अच्छा ठीक है, अगर मैं तुमसे इस 2 साल की प्रिपरेशन जर्नी में पूछूं, एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो एक एस्पिरेंट को, एस्पिरेशंस को सिलेक्शन तक पहुंचाता है, वो क्या है? पहली बात तो लगन और पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करना और कंसिस्टेंसी बनाए रखना, कि जैसे मैंने बताया आपके डेली कुछ गोल्स होंगे, वो छूट ना जाए, क्योंकि बाद में आपके और भी चैप्टर्स कवर होंगे, उनको भी रिवाइज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही कंसिस्टेंसी बरकरार रखना और रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस और बीइंग कंसिस्टेंट। हाँ जी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हमने सारी एस्पेक्ट्स पर बात करा, चाहे वो फिजिक्स की बात हो, केमिस्ट्री की बात हो, मॉक टेस्ट की बात हो, रिवीजन की बात हो। जी, एक बात और है कि एग्जाम हॉल टेंशन को मैं उसी पे आने वाला था, कैसे अबाउट प्रेशर एंड टाइम मैनेजमेंट। हाँ जी, क्योंकि जैसे जैसे पेपर पास आता है ना, तो प्रेशर का ग्राफ यूँ एक्सपोनेंशियल राइज होता है, फिर है ना, ये वाला कर्व आता है हमारे पास, जे शेप कर्व आता है। तो इस जे शेप कर्व को संभाले कैसे यार, क्योंकि प्रेशर तो आएगा और लगभग हर नीट एस्पिरेंट इस प्रेशर में है, मानो या ना मानो, और उस वजह से उसकी मेंटल हेल्थ भी कहीं ना कहीं काफ़ी इफेक्ट होती है ना। और तुमने सुना होगा भी रिसेंट न्यूज़, काफ़ी सारे लोग है ना, कुछ गलत डिसीजंस भी बच्चे ले लेते हैं प्रेशर में ही आकर के। तो प्रेशर हैंडल करना एक आर्ट है, क्या रिकमेंडेशन है तुम्हारे? तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि मॉक टेस्ट देते देते मेरी एग्ज़ाम देने की वो आदत पड़ गई है कि उस 3 घंटे 20 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है। तो जब मैं एक्चुअल नीट एग्ज़ाम देने गया, मुझे ऐसे ही लग रहा था कि एक और मॉक टेस्ट ही दे रहा हूँ मैं। अच्छा, आदत पड़ चुकी थी एकदम से। हाँ जी, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एग्ज़ाम हॉल में पैनिक नहीं करना है, क्योंकि मैंने खुद बायो में 1 घंटा 20 मिनट बिताए थे 23 के पेपर में। हाँ, ओके। 3 घंटा 20 मिनट का पेपर है, उसमें से 1 घंटा 20 मिनट तो बायो में ही निकल गए, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी आए थे। और केमिस्ट्री मैंने जल्दी कर लिया क्योंकि उसमें सवाल आसान थे, और फिजिक्स के लिए मैंने 1 घंटा 10 मिनट बचा लिया। तो ओवरऑल लेकिन फिर भी यार ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन इसको करना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो 2 साल की प्रैक्टिस में आपको अपने आप आ जाएगा। शुरू में तुम्हें भी काफ़ी प्रेशर रहता रहा होगा, तो ये मॉक टेस्ट देते इस प्रेशर को हम हैंडल करना सीखते हैं, क्योंकि इस 2 साल की प्रिपरेशन में मैंने जितने भी मतलब इंटरनल टेस्ट दिए हैं, उनमें भी कई बार सवाल छूटे हैं टाइम मैनेजमेंट की वजह से। तो टाइम को मैनेज करना एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है, राइट। इसी को पे एक पॉइंट ऐड करता हूँ छोटा सा, जब हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं सच, तो काफ़ी बार ना हम फ्लो में जब सॉल्व करना शुरू करें, तो मान लो 2-3 क्वेश्चन लाइन से नहीं बने, आ ही नहीं रहा समझ में जी, चौथे 5वें क्वेश्चन तक पहुंचते हालत जो है एकदम टाइट हो जाती है ना, कि आगे क्या करें समझ नहीं आ रहा यार, पिछले 3 तो बने ही नहीं, यहाँ पर हमें एक इधर मेंटल वॉर से हम हार चुके हैं कि हाँ भाई अपने 3 क्वेश्चन तो नहीं बने, अब क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन कभी हुई किसी भी मॉक टेस्ट में? मतलब ये शुरुआत में बहुत होती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया आगे, तो मैंने देखा कि अगर किसी सवाल पे मेरे 1 मिनट 20 सेकंड से ज़्यादा लग रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा टाइम बिताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी सवाल है जो आपको आते हैं, लेकिन आपको वो करने के लिए टाइम नहीं मिलेंगे। हाँ, तो उसी को मतलब मद्देनज़र में देखते हुए मैंने ठान लिया कि अगर मुझसे एक क्वेश्चन नहीं बन रहा 2 मिनट के अंदर, मैं उसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अब आपको अगर एंड में टाइम बचा, आपको वो क्वेश्चन रिव्यू करने का भी टाइम मिल जाएगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन छोड़ना भी एक आर्ट है, और इसमें जो है नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि ना हम काफ़ी बार अपने ऐसे कहना नहीं चाहिए, मगर लोग अपने ईगो पे लेके पेपर पे बैठ जाते हैं कि नहीं यार इस पे हम रुके रहे, पता चला उसमें 10 मिनट खपा दिए, और उसके बाद आते हुए 5-6 क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन की वैल्यू +4 है,
और लोग उसको जो है उतना जो है उसी हिसाब से टाइम मैनेज कर नहीं पाते इस चक्कर में। जी। तो ये अच्छी बात तुमने कही कि हमें क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए जो नहीं आ रहे। ठीक है, तो हमने एक एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सबके ऊपर काफ़ी सारी बातें करी। एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम इस पूरे इंटरव्यू के एक और बहुत ही है ना टफ राउंड के ऊपर चलेंगे, बताऊंगा मैं उसके बारे में तुम्हें। नीट से एक दिन पहले, ठीक है, ऐसा क्या करें कि काफ़ी लोग कहते हैं पढ़ना ही नहीं चाहिए नीट के पहले, लेकिन मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज लिए, उससे बच्चे कहते सर हम तो पढ़ रहे थे। तो तुम क्या कर रहे थे नीट से एक दिन पहले? मैं पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया मैंने नीट के एक दिन पहले क्योंकि मुझे पता था कि आखिरी मोमेंट पे क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लूँगा। लॉजिकल बात है। तो खूब तुम एंजॉय कर रहे थे, वो कहते हैं ना काम और रिलैक्स माइंड बड़ा अच्छा करता है, तो वही अप्रोच लेके चल रहे थे। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ पर ऐड ऑन करना, पूरे प्रिपरेशन टाइम फ्रेम में क्या स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ना सही है? कुछ बच्चे 3-4 घंटा सोना शुरू करते हैं, कुछ बच्चे सोना ही छोड़ देते हैं, तो तुम्हारा क्या मानना है इस पे? बराबर सो रहे थे कि बस अपने स्केड्यूल के चक्कर में पूरी स्लीप साइकिल हिला रखी थी? नहीं, मेरे को स्कूल के लिए उठना पड़ता था, तो मेरे को एटलीस्ट 5-6 घंटे की नींद तो चाहिए होती थी। तो उसी हिसाब से मैं पढ़ लेता था कि मैक्सिमम 1-2 बजे तक जागता था रात को। लेकिन जब एंड में एग्ज़ाम्स पास आए, तब तो स्कूल नहीं था, जेईई और नीट पास आ रहे थे, तो मैंने उसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया कि मैं सुबह के 2 घंटे रात में लगाऊंगा। अच्छा। तो ऐसे करके, क्योंकि मेरे पास एडिशनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स भी था, तो उसको भी कवर करना था, तो 4-5 बजे तक तो मैं जाग लेता था। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैं उस टाइम को अलॉट करता था, पढ़ने के लिए नहीं, क्योंकि रात को मैं पढ़ नहीं पाता था। कुछ दिमाग में बैठता ही नहीं था, तो क्या फ़ायदा फिर। तो उसमें दिमाग को थोड़ा सा वो दिमागी वर्कआउट कर रहे थे तुम, बिल्कुल से। ठीक है, तो ये हमारे नीट वालों की सारी बात यहाँ समाप्त होती है। बोर्ड्स वालों पे भी 2-3 जरूरी बातें कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम स्कूल के साथ अपने प्रिपरेशंस को मैनेज कर रहे थे, और केवी से हो, मैं भी केवी से ही हूँ, तो केवी में स्कूल तो जाना पड़ता है यार रेगुलर। इसके साथ कैसा मैनेज किया तुमने, क्योंकि स्कूल अलोंग विद योर कोचिंग, अलोंग विद सारा तैयारी और इतना सब कुछ, मैनेजमेंट में कभी क्राइसिस अगर होता था तो कैसे संभाला? मैनेजमेंट में मेरे को पता था कि कोई क्राइसिस नहीं आने वाली है, क्योंकि जो सिलेबस नीट का है, देयर इज अ सिमिलर सिलेबस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल, और बोर्ड्स में तो वैसे ही सिलेबस डिलीशन होते रहते थे हमारे। अच्छा। लगातार 3 साल कोरोना की वजह से, तो उसमें तो मेरे को वो सिलेबस ज़्यादा आसान लग रहा था, इसलिए मेरे को कभी पैनिक नहीं हुआ कि इसको कैसे संभालूं, इसको कैसे संभालूं। मैंने इन दोनों को कभी अलग से, मतलब बोर्ड्स की अलग प्रिपरेशन और नीट की अलग प्रिपरेशन, ऐसा मेंटालिटी मैंने कभी बनाया नहीं। हाँ, ये मतलब बहुत ही फर्स्ट स्टेप है प्रेशर से बचने का, क्योंकि है तो एक ही चीज़ यार, सिलेबस तो वही है। तो कभी ये मतलब इसमें तुम्हारा टाइम तो बहुत एकदम पैक्ड हो जाता रहा होगा कि सुबह से कब तक स्कूल रहता था? सुबह के 8 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक। 2:30, उसके बाद फिर कोचिंग? नहीं, मेरा कोचिंग होता था वीकेंड्स पे। अच्छा, तो तुमने इस हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करके चले, दैट्स ग्रेट। ठीक है, सो दिस ब्रिंग्स अस टू एक और बहुत ही खास राउंड है CTWT का, जिसे हम कहते हैं रैपिड फायर जी। ठीक है, तो इसमें तुमसे कुछ बहुत ही है ना दिमागी प्रेशर वाले सवाल पूछे जाएंगे, जिसको बहुत लोग सोच में पड़ जाते हैं। मैं पहले बता दे रहा हूँ, काफ़ी लोग फंस भी जाते हैं, और बढ़िया से जवाब देना इनके, और टाइम लिमिट रहेगा, जैसे नीट में समय मिलता है ना, वैसे तुम्हें यहाँ भी 10 सेकंड मिलेगा पर क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स बिगिन विद the fun part of this interview, another fun part, that is the CTWT rapid fire. Okay, so let's begin with the CTWT rapid fire. आज का हमारा टॉपर पहले ही पानी पी लिया है, ठीक है, इसकी शुरुआत से पहले। So तैयार हो? जी। पहला सवाल, What is the most interesting thing you have read or seen this year? This year? अब तो साल अभी बीता है वैसे, मतलब हाँ, हम तुम्हें पिछले साल की भी लिबर्टी दे रहे हैं। अभी तक तुमने सबसे इंटरेस्टिंग जो है साल में क्या पढ़ा या देखा? वैसे इंटरेस्टिंग तो खैर न्यूज़ तो पढ़ता नहीं हूँ मैं। देख, मैंने कहा था सोच में डाल देंगे सवाल तुम्हें, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग। वैसे मैं ज़्यादातर स्पोर्ट्स को ही फॉलो करता हूँ, तो वो वर्ल्ड कप में ग्लेन मैक्सवेल की पारी। ठीक है, तो बस ठीक है, नाउ मूविंग अहेड। मैंने वो मैच नहीं देखा था। कोई नहीं, तो अगले सवाल पे हम चलते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट यू ओन? ऐसा क्या है तुम्हारे पास सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए? सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट
मेरा तकिया। तुम्हारा तकिया? हाँ जी। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग आंसर आया आज रैपिड फायर में, ऐसा क्यों? इस पे तो मैं जानना चाहूंगा। दरअसल वो साइड वाला तकिया है और मुझे बचपन से ऐसी थी कि मुझे उसके बिना नींद नहीं आती है, अच्छा, इसीलिए। ओके, सो दैट इज़ वेरी ऑनेस्ट आंसर। इस पे तो मैं चाहता हूँ तो मैं अभी गिफ्ट दे दूँ वाइंड अप करके, लेकिन मैं आगे भी पूछूंगा। एंड मुझे इसका आंसर पता है कि अगर मैं तुमसे पूछूंगा व्हाट इज़ योर ड्रीम जॉब, तो ये तो ऑब्वियसली आई नो, तो मैं ये नहीं पूछूंगा। मैं ये पूछता हूँ कि व्हाट जॉब वुड यू बी एब्सोल्युटली हॉरिबल एट? ऐसा क्या है? शायद एक मैकेनिक। हाँ। तो मतलब ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। इफ यू हैड टू वर्क बट डिड नॉट नीड द मनी, व्हाट वुड यू चूज टू डू? बट डिड नॉट नीड द मनी, मतलब अगर मैं जॉब से पैसे हटा दूं तो ऐसा कौन सा जॉब है जो तुम फिर भी करोगे? अगर बोलना हो तो ट्रैवलिंग, ब्लॉग बनाना। मतलब वो कोई जॉब तो फिलहाल है नहीं, और उसके चलो ठीक है, कोई नहीं आपने कहा कि पैसे नहीं है इसमें, तो फिर तो कुछ भी कर सकता हूँ। चलो कोई नहीं, मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही इंटेंस रैपिड फायर हो चुका है हमारा आज तक का। ठीक है, अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो क्या प्रेफर करते हो, उसको फिक्स करना कि उसको रिप्लेस करना? डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ की बात हो रही है, तो सिचुएशन टू सिचुएशन, वेरिएबल सिनेरियो। ठीक है, आखिरी सवाल पर चलता हूँ। ऐसा कौन सी खाने की चीज़ है जिसको तुम कभी गिव अप नहीं करोगे? बिरयानी जी। ठीक, कौन सी वाली बिरयानी, वेज बिरयानी की नॉन वेज बिरयानी? चिकन बिरयानी हैदराबादी। चिकन बिरयानी हैदराबादी। कुछ लोग इस पे कह सकते हैं वेज बिरयानी होती ही नहीं, खैर वो एक अलग मुद्दा है ना? यही मानता हूं। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दी CTWT रैपिड फायर। बहुत ही शानदार जवाब दिए तुमने, कुछ पे परेशान भी हुए बट इट्स ओके। द तकिया वाला आंसर है ना, सब कुछ फिलअप कर रहा है, तो बाकी ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट। ठीक है, बेस्ट विशेस फ्रॉम दी अनअकैडमी टीम टू यू। एंड इसी के साथ हम इस इंटरव्यू को वाइंड अप करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे यहाँ पर एक, इसको आराम से तुम रख सकते हो, तुम्हारा ही है ये। ठीक है, हाँ, तो बिफोर वी एंड हमारे यहाँ पर एक परंपरा रही है टाइगर टॉपर, जिसमें क्योंकि हम ऐसी बहुत सारी स्टोरी सब तक शेयर करते हैं, तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त जिसकी स्टोरी हम सबको सुना पाएं, जिसकी स्टोरी तुम्हें ऐसा लगता है कि सब तक पहुंचनी चाहिए, उसे बिल्कुल से यहाँ टैग करो। मैं टैग करना चाहूँगा शशांक सिन्हा को, AIR 20, जिन्होंने नीट UG 2023 में 720 में से 712 नंबर सिक्योर किए थे। ओके, तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उसे यहाँ पर अगले इंटरव्यू में यहाँ सामने रख के बिल्कुल से, और उसके व्यूज़ को, उसके अप्रोच को, उसकी स्ट्रैटेजी को सब तक पहुँचाएं जी। और अब एक लास्ट पार्ट पर एक फाइनल मैसेज सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए तुम्हारी तरफ से। सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए पहली बात तो ये कि कभी भी हार नहीं मानना है। टेस्ट में चाहे नंबर कम आ जाए, देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। बस अपने आप में भरोसा रखो और कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहो, रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, सो कंसिस्टेंसी के साथ खूब सारी मेहनत। इसी नोट के साथ इस इंटरव्यू को हम यहाँ वाइंड अप करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा यार तुमसे बातें करके। ठीक है, और जैसे मैंने जेई वालों से कहा, क्योंकि हमारे पास एक यहाँ पर ऐसा टॉपर है जिसने सभी एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा एक्सेल करा है, तो हम आगे एक जेई का भी इंटरव्यू कोशिश करेंगे तुम्हारे साथ, हम इस पे बात की जाए। ठीक है, सो दिस ब्रिंग्स अस टू दी एंड ऑफ अनदर अमेजिंग एपिसोड एट कैमोमाइल टीवी टॉपर्स। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो इस इंटरव्यू से। डू ड्रॉप डाउन अगर कुछ बातचीत में कुछ चीज़ें अगर मिस आउट हो गई हो, या आप और भी कुछ पूछना चाहते हो, अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहते हो, तो वो भी हम कोशिश करेंगे अगले इंटरव्यू में ज़रूर से उसको इंक्लूड करें। इफ देयर इज एनी फीडबैक, डू लेट अस नो एंड डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस with all the NEET aspirants and subscribe to Camel TV Toppers for many more such amazing life-changing interviews. Let's crack it, everyone.